हेलो एवरीबॉडी। आज के क्लास में हम लोग वर्ब्स पढ़ेंगे। बचपन में भी पढ़ा होगा वर्ब्स। अब इसको आज हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको बिल्कुल ही माइन्यूट लेवल से एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल वेरी बिगनिंग, बहुत ही आराम से स्टार्ट करते हैं। वर्ब्स को हिंदी में क्रिया कहते हैं। बहुत सारे बचपन में पढ़ा होगा वर्ब्स किसी भी काम को बताता है, यही पढ़ा होगा। लेकिन ये अधूरी बात है। पूरी बात क्या है? देखो, जो वर्ब है वो किसी एक्शन को बताता है, वही काम को बताता है जो सबों को पता है। लेकिन वर्ब स्टेट को भी बताता है, वर्ब पोजीशन को भी बताता है। मेरा कहने का मतलब है कि एक्शन कोई काम हो गया, स्टेट कोई अवस्था, कोई भी अवस्था हो, एंड पोजीशन अधिकार को बताता है। वर्ब के 3 काम हो गए। वर्ब क्या क्या करता है? एक्शन को बताता है, स्टेट को बताएगा, एंड पोजीशन को भी बताएगा, अधिकार को बताएगा। देखो, इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल सबों का लिया है, गौर करो इस पर। ही इज प्लेइंग, ध्यान दो, ही इज प्लेइंग। अब यहाँ पे देखो, प्ले क्या है? वर्ब है। क्यों है वर्ब? क्योंकि ये एक्शन है, काम है। खेलना क्या है? काम है, एक्शन है, इसलिए ये क्या हो गया? वर्ब हो गए। दूसरी बात मैंने क्या कही है? स्टेट को बताता है, अवस्था को बताता है। अब ये देखो, ही इज अ टीचर। अब ये देखो, टीचर वह क्या है? टीचर है, शिक्षक है। अब यहाँ पे कोई एक्शन तो है नहीं, कोई भी एक्शन नहीं है, कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे वर्ब क्या हो रहा है? वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। वो क्रिया हमेशा ध्यान रखना कि जो वर्ब है वो हमेशा सब्जेक्ट के बारे में बताता है। वो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बारे में बताता है। जैसे मैंने पहले सेंटेंस में क्या कहा? ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। तो कौन खेल रहा है? ही, मतलब वह। तो खेलना किससे रिलेटेड है? ही से है। तो ये जो एक्शन है किसको बता रहा है? ही के लिए कह रहा है। उसी तरह से यहाँ आओ, ही इज अ टीचर, वह क्या है? टीचर है। तो टीचर कौन है? वह। ही को बता रहा है। तो ही की अवस्था है ना, ही के स्टेट को बता रहा है कि वह क्या है? टीचर है। मान लो ही के बदले मैंने लिख दिया यहाँ पे रवि। रवि इज अ टीचर। रवि क्या है? टीचर है, शिक्षक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्ब किसके बारे में बात कर रहा है? रवि के बारे में बता रहा है ना। रवि क्या है? टीचर है, तो उसकी अवस्था को बता रहा है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि वर्ब स्टेट को भी बताता है, किसी की अवस्था को भी बताता है, वो क्या है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है। पहला मैंने क्या बताया? एक्शन। वर्ब क्या होता है? सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में बताता है, सब्जेक्ट के काम के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। दूसरी बात मैंने क्या कही है? स्टेट। वर्ब सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में बताता है, उसकी स्थिति के बारे में बताता है। एंड तीसरा मैंने बताया पोजीशन। वर्ब्स किसी के पोजीशन के बारे में भी बताता है। किसी, मतलब हमेशा ध्यान रखना, सब्जेक्ट, कर्ता, जो काम करने वाला है, जो डूअर। हम लोगों ने बहुत पहले बात की थी, डूअर एंड रिसीवर। डूअर मतलब काम करने वाला, और जो काम करने वाला है वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। और रिसीवर, जिस पे काम का फल पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। वो बहुत पहले बात की है हम लोगों ने। तो यहाँ पे देखो एक बात, ही हैड अ बुक, उसके पास क्या है? किताब है। ध्यान रखना, ही हैड अ बुक, ही हैड अ बुक, उसके पास क्या है? किताब है। अब यहाँ पे हैज, अभी हम लोग बात करेंगे। हैज यहाँ पे वर्ब है। ये किसके लिए आया है? ये क्या बता रहा है यहाँ पे? ही हैज अ बुक, उसके पास एक किताब है। मतलब इस बुक का रिलेशन किससे बता रहा है? ही से बता रहा है। बुक का रिलेशन किससे बता रहा है? ही से बता रहा है। मतलब ये किताब है, तो किसकी किताब है? उसकी किताब है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि वर्ब के 3 काम होते हैं। क्या? एक्शन,
स्टेट एंड पोजीशन, ये तीनों को बताता है। मैंने बताया ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। यहाँ पे प्लेइंग क्या है, प्ले क्या है, एक्शन है, वो एक्शन को बताता है। एक्शन मीन्स कोई भी काम। और ये ध्यान रखना, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट को बताता है, सब्जेक्ट के बारे में बताएगा, ठीक है। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बारे में ही बात करता है। ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। तो क्वेश्चन करो, उठाओ, कौन खेल रहा है, तो ही खेल रहा है, ठीक है। दूसरी बात हम लोगों ने क्या किया, स्टेट, वर्ब स्टेट को भी बताता है। ही इज अ टीचर, वह टीचर है। अब मैंने उसको बदल दिया, रवि कर रहे थे, रवि इज अ टीचर, रवि क्या है, टीचर है। बात समझ में आ रही है। तो ये किसके लिए आया है, रवि के लिए आया ना, रवि टीचर है, रवि की अवस्था है, ये टीचर है। थर्ड मैंने बताया पोजीशन, ये वर्ब पोजीशन को भी बताता है। पोजीशन मीन्स अधिकार। ही हैज अ बुक, उसके पास एक किताब है, ठीक है। ही हैज अ बुक, उसके पास क्या है, किताब है। तो बुक का रिलेशन किससे बता रहा है, ही से बता रहा है, सब्जेक्ट से बता रहा है ना। तो इससे संबंध इसी से हुआ ना, ही और बुक का संबंध आ रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वर्ब है वो पोजीशन को बता रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि वर्ब्स जो है वो 3 काम करता है, एक्शन को बताता है, स्टेट को बताता है एंड पोजीशन को बताता है। एक्शन काम, स्टेट अवस्था एंड पोजीशन मीन्स अधिकार, राइट। इतनी बात तो समझ में आ गई कि वर्ब के क्या क्या काम है, वर्ब क्या क्या करता है, ये मोटे तौर पे अभी हम लोगों ने देखा है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम वर्ब को कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं। देखो वर्ब के बहुत सारे कैटेगरी हैं, अभी इसको हम मोटे तौर पे देख रहे हैं, ठीक है। फिर इसको हम दूसरे कैटेगरी में भी लेंगे, कैसे इसको डिवाइड करेंगे। अभी फिलहाल वर्ब को अगर हम डिवाइड करें, कैटेगराइज करें, तो मेनली हम 2 कैटेगरी में इसको रख सकते हैं। एक मेन वर्ब, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब। देखो अभी मैं बता रहा हूँ, फिर हम लोग ऊपर चलेंगे। वर्ब को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है, सहायक क्रिया। इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, या तो आप ऑक्सिलरी वर्ब कर लें या फिर या हेल्पिंग वर्ब कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने अभी क्या बताया कि वर्ब को मेनली हम 2 कैटेगरी में रखेंगे। पहला ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा मेन वर्ब, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। इसको ये हो गया मेन वर्ब, मेन वर्ब को मुख्य क्रिया कहते हैं, राइट। अब एक बात यहाँ पे आओ, इस ऊपर वाले सेंटेंस को देखो, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ये इज क्या है, यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब है और प्ले क्या है, मेन वर्ब है, ध्यान रखो। तो इज क्या हो गया यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब हो गया। आप प्ले क्या हो गया यहाँ पे, तो मेन वर्ब हो गया। यहाँ पे देखो, लेकिन यहाँ पे एक अलग सी बात है, ही इज अ टीचर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो मेन वर्ब है ही नहीं, इज तो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब यहाँ पे तो है नहीं। ध्यान रखना, जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं हो तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। क्या कहा है मैंने, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अभी हम पढ़ेंगे, अभी हम नीचे बात कर रहे हैं। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो किसी भी सेंटेंस में, अब यहाँ पे देखो कोई मेन वर्ब है ही नहीं। जब किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं हो तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करता है। और दूसरी बात हमेशा ध्यान रखना, किसी भी सेंटेंस में विदाउट मेन वर्ब हम कोई भी सेंटेंस बना ही नहीं सकते हैं। कोई भी वाक्य जो होगा, इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस जो होगा, विदाउट मेन वर्ब तो हो ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। तो इसलिए जब किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है तो जो हेल्पिंग वर्ब है वही मेन वर्ब का काम करता है। तो ही इज अ टीचर, यहाँ पे इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इस सेंटेंस में यहाँ पे इज मेन वर्ब का काम कर रहा है। इसलिए कंफ्यूज मत होना कि
ये अरे सर ये तो हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट में देखो आप, ही हैज अ बुक, हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है ही नहीं, तो ये हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का यहाँ पे काम कर रहा है। फिर कंफ्यूज मत होना, है ये हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस में ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। इस सेंटेंस में हैज मेन वर्ब का काम कर रहा है, मुख्य क्रिया का काम कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि इस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है, और बिना वर्ब के, मेन वर्ब के कोई भी सेंटेंस पूरा नहीं हो सकता, ध्यान रखना। इसलिए ये मेन वर्ब का काम करता है। ये बात क्लियर हो गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और एडवांस लेवल तक जाएंगे इसमें हम, ठीक है। ये बात समझ में आ गई अब। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब की अभी बात कर रहे थे ना, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मॉडल्स। क्या, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मॉडल्स, यानी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। बार बार मैं कह रहा हूँ, ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है वो हेल्पिंग वर्ब ही है, मतलब उसको हेल्पिंग वर्ब ही कहते हैं, कोई दोनों एक ही है, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे मेन वर्ब में ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, ध्यान रखना। इसमें बी का फॉर्म होता है, बी क्या होता है, इज, एम, आर होता है ना, इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये बच्चों ने पढ़ा होगा, ये सारे आते हैं बी वर्ब में। हैव का फॉर्म क्या होता है, हैज, हैव, हैड। डू का डू, डज, डिड, ये सारे फॉर्म है ना, डू, डज, डिड, ये सारे हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान रखना। ये सारे क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब है। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में यहाँ पे क्या कर रहा है, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। कंफ्यूज मत हो जाना कभी भी, है ये हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। अब कोई पूछेगा, कभी कंफ्यूजन हो कि यहाँ पे ये मेन वर्ब का क्यों काम कर रहा है, इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है। और इंग्लिश ग्रामर का क्या रूल है कि इन द एब्सेंस ऑफ मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वर्क्स एज एन मेन वर्ब, एज अ मेन वर्ब, ये मेन वर्ब के रूप में काम करता है। बात समझ में आई। इसके एग्जाम्पल की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको, मैंने अभी यहाँ पे क्लियर कर दिया। इज, एम, आर का तो आपको समझ में आ गई बात। हैव, यहाँ पे देखो, ही हैज़ अ बुक, यहाँ पे देख लो, ठीक है। या अगर आपको चाहें कोई सा भी ले रहे, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ये देखो, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। यहाँ पे हैव क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। यहाँ पे हैव क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फिनिश्ड है। फिनिश्ड क्या है, मेन वर्ब है। तो जब मेन वर्ब होगा तो ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन यहीं पे ही हैज अ बुक अगर है तो यहाँ पे तो क्या है, मेन वर्ब तो है ही नहीं। तो मेन वर्ब नहीं है तो यही हैज क्या हो रहा है, यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हैव क्या हो रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। क्यों कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि यहाँ पे तो ऑलरेडी मेन वर्ब है ही। जब किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करेगा, राइट। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के रूप में तब काम करेगा जब किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होगा। ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, ब्रेन में बैठा लो ये बात, राइट। चलो, डू का, अब डू का अगर हम डू यू गो देयर, क्वेश्चन मार्क, है ना। ये कौन सा सेंटेंस है, ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है ना, इसलिए हमने क्या किया, डू को सब्जेक्ट से पहले ले लिया है। अगर आपको असर्टिव सेंटेंस बनाना है तो ये सब्जेक्ट के बाद होता है, ठीक है। ये तो समझाने की बात नहीं है, मैंने बहुत पहले समझा दिया है। तो ये बात अभी तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी
कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना। ऑक्सिलरी मैंने बताया है कि ऑक्सिलरी वर्ब के दो कैटेगरी हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, दूसरा मॉडल्स। अभी हम ये किसकी बात कर रहे हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की बात कर रहे हैं। इसमें बी होता है, बी का जितने भी फॉर्म है, इज, आर, एम, वाज, वर, ठीक है, बी, बीन, बीइंग, ये सारे फॉर्म हैं इसके। हैव, हैज, हैड, ये 3 फॉर्म है। डू, डज, डिड, ये डू का सारा फॉर्म है, राइट। ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक सी सारी ये बेसिक बातें हैं। ये बात समझ में आ गई। और बहुत सारे क्वेश्चन भर भर के आते हैं इससे, हम इसके क्वेश्चंस भी करवाएंगे आपको, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करो और उसके बाद हम मॉडल्स की बात करते हैं। मॉडल्स क्या है, हम आगे फिर मॉडल्स को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन करो आप लोग पहले। अब हम लोग मॉडल्स को देखते हैं। अभी क्या देखा था? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं मॉडल्स। देखो मॉडल्स कुल मिला के 13 है, 13 है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, डेयर, नीड, यूज्ड टू, यूज के बाद हमेशा टू आएगा यहाँ पे, और टू। ये सारे 13 क्या है? मॉडल्स है। आपको लर्न करना पड़ेगा, ये तो लर्न होना चाहिए, राइट। होगा भी, बहुत बेसिक बातें हैं। मॉडल्स कुल मिला के 13 है। क्या है? कैन, कुड। ये देखो, ये जो मॉडल्स हैं ये भी हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। क्या है, मैं आगे बात करता हूँ। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, डेयर, नीड, यूज टू और टू, ये टोटल 13 है, 13 है। ये मॉडल्स का है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। याद रखना, जहाँ भी मॉडल्स का हम यूज करेंगे M+V1, M फॉर मॉडल्स, V1, मतलब जब भी मॉडल्स आएगा तो उसके बाद किसी भी सेंटेंस में जब मॉडल्स का यूज होगा, ध्यान रखना, किसी भी सेंटेंस में जब हम मॉडल का यूज करेंगे तो उसके बाद जो वर्ब होगा वो हमेशा ओरिजिनल फॉर्म में होगा, बेस फॉर्म में होगा, मतलब पहले रूप में होगा। जैसे मैं कहता हूँ गो, वेंट, गॉन, ठीक है ना। वर्ब का ओरिजिनल तो 3 ही फॉर्म होता है, उस पर ING लगा दो, उस पर ES लगा दो, पास कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैसे तो ओरिजिनल 3 ही है। गो ओरिजिनल फॉर्म, जिसको बेस फॉर्म कहते हैं, ठीक है। दूसरा वेंट, तीसरा गॉन, ठीक है ना। अब देखो, यदि किसी भी सेंटेंस में मॉडल्स का यूज हुआ है तो क्या होगा वहाँ पे, उसके बाद क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया यूज होगा, ये ध्यान रखना। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉडल का यूज होगा। किसी भी सेंटेंस में एक ही मॉडल का यूज हम करेंगे। इसी 2 जो रूल है, इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस आते हैं मॉडल से रिलेटेड। क्या करेगा कि 2 मॉडल डाल देगा, जहाँ पे मॉडल्स के बाद V1 आना चाहिए वहाँ पे वो V2 कर देगा, V3 डाल देगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म डाल देगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म डाल देगा। आपको पता चल गया होगा, अभी मैंने बता दिया क्या कि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो आपको तो पता चल गया। अब अगर एग्जामिनेशन में अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लोगे। मैंने 2 इस तरह के क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। अब देखते हो, अब क्वेश्चन को देखो, मॉडल्स समझ में आ गई, इसके 2 इंपॉर्टेंट रूल भी बता दिए। अब इस पे देखो, क्वेश्चंस को हम करने की कोशिश करते हैं। ये देखो, यू मस्ट, यहाँ देखो पहले मस्ट आ गया। मस्ट क्या है? ये मॉडल है। तो यू मस्ट नॉट हेल्ड, हेल्ड क्या है? वर्ब है। देखो यहीं पे खेल कर गया है। क्या देखो, यू मस्ट नॉट हेल्ड, आगे फिर पढ़ लेते हैं। यू मस्ट नॉट हेल्ड इन हाई एस्टीम दोज हु आर डेंजरस टू आवर सोसाइटी। नो, यहीं पे मिल गया। अब यहाँ देखो, वर्ब का फॉर्म याद रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ध्यान रखो, ये हेल्ड क्या, कौन सा फॉर्म है ये वर्ब का? ये देखो, ये होल्ड, HOLD, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, ये 3 फॉर्म होता है, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। यहाँ पे जो हेल्ड है ये क्या है? ये तो V2 है। ये क्या है? V2 है, मतलब वर्ब का
सेकेंड फॉर्म है, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म अभी मैंने बताया है कि मॉडल्स के बाद कभी भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा ही नहीं। तो क्या होगा, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, अभी तो मैंने बताया था। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये क्या है, हेल्ड का फर्स्ट फॉर्म क्या है, होल्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, होल्ड, नॉट हेल्ड। यू मस्ट नॉट होल्ड इन हाई एस्टीम दोज हु आर डेंजरस टू आवर सोसाइटी। दिस इज करेक्ट वन। अब ये करेक्ट हुआ, यहाँ पे क्या होगा, हेल्ड की जगह पे होल्ड होगा। देखो एग्जामिनेशन में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपको पता है तो कितने आराम से आप कर लोगे। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब दूसरी तरफ चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इट बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट यू मस्ट थॉट, यहाँ पकड़ में आ गई बात। देखो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर यदि आपको रूल पता है तो बहुत आराम से क्वेश्चन कर लोगे आप। यहाँ पे देखो मस्ट क्या है, मस्ट मॉडल है, और अभी क्या बताया है कि मस्ट मतलब मस्ट नॉट मस्ट, ओनली मस्ट, मतलब मॉडल के बाद जो वर्ब आएगा वो फर्स्ट फॉर्म होगा। तो यहाँ पे थॉट कैसे हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो थिंक, थिंक, थॉट, थॉट, फर्स्ट फॉर्म तो क्या होता है, थिंक होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे थिंक होगा, थिंक, थॉट, थॉट। तो यहाँ पे ये तो सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म समझ लूँ, तो ये तो गलत हो गया ना। हमारे को चाहिए क्या, थिंक। तो यहाँ पे हो जाएगा थिंक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थिंक हो जाएगा। इट बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट यू मस्ट थिंक ऑफ पोस्टपोनिंग ऑल योर प्रोग्राम्स, राइट। दो क्वेश्चन समझ में आ गई बात। तो मॉडल्स पता हो गया, मॉडल्स का यूज कैसे होगा, बात खत्म हो गई, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि रूल्स बहुत ही ज़रूरी है, इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद हम करेंगे इंट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव, दो वर्ब की हम बात करेंगे, ठीक है। पहले आप इसको नोट करो, उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं मेन वर्ब की तरफ। तो मैंने बताया आपको कि मेन वर्ब दो तरह के होंगे, इसको भी दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक ट्रांजिटिव, एक इंट्रांजिटिव। बहुत ईजी चीज़ है ये। इंट्रांजिटिव क्या है, वैसा वर्ब जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वैसा वर्ब जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है। और ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ऐसा वर्ब जिसके पास ऑब्जेक्ट होता है। ये बात समझ में आ गई, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं कह रहा हूँ कि जो मेन वर्ब है इसको हम दो कैटेगरी में रखेंगे, एक इंट्रांजिटिव, दूसरा ट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या किसको कहेंगे, वैसा वर्ब जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ट्रांजिटिव वर्ब जिसके पास ऑब्जेक्ट होता है। फिर ट्रांजिटिव वर्ब को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मोनो ट्रांजिटिव एंड डाई ट्रांजिटिव। ये हम आगे पढ़ेंगे। पहले अभी हम देखते हैं इंट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव का कुछ एक दो एग्जाम्पल हम बता देते हैं आपको, ठीक है। अब जैसे देखो, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब इसी में अब देखो, ही इज प्लेइंग, ठीक है। He is sleeping। ये नहीं देखो, यहाँ दो से आप देख लो, he is playing cricket। मैंने ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका आपको बहुत पहले बता चुके हैं हम, मैंने बताया है ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं हम, कि अब सब आप क्वेश्चन राइज करो। ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, व्हाट, क्या खेल रहा है, क्रिकेट। देखो इसका रिप्लाई क्या आ गया, क्रिकेट। इसका मतलब क्रिकेट यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब यहाँ जो प्लेइंग है वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है। तो जिसके पास ऑब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब जिसके पास ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। यहाँ पे ये क्या है, ट्रांजिटिव है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे प्लेइंग क्या है, प्ले क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों है, क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे आ जाओ, ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है, ऑब्जेक्ट ही नहीं है।
कैसे पता करेगा ऑब्जेक्ट है या नहीं है? मैंने क्या कहा, क्वेश्चन राइज करो, ही इज स्लीपिंग, तो ही इज स्लीपिंग व्हाट, वह क्या सो रहा है? कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी यहाँ पे रिप्लाई नहीं है। कोई रिप्लाई है? कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा है आपको। तो इसका मतलब हुआ कि इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। जब इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे स्लीपिंग कौन क्या हो गया हमारा? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। हिंदी में इसको अकर्मक क्रिया कहते हैं, ट्रांजिटिव को सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये क्लियर हो गया? फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो मेन वर्ब है वो दो तरह के होंगे, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब किसको कहेंगे? जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है। वैसा वर्ब जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वैसा क्रिया जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ट्रांजिटिव वर्ब वैसा वर्ब जिसके पास ऑब्जेक्ट होता है। मैंने बस दो सेंटेंस लिया है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ पे क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। कैसे है? मैंने बता रखा है कि अब क्वेश्चन राइज करो, ही इज प्लेइंग, तो ही इज प्लेइंग व्हाट, वह क्या खेल रहा है? तो वह क्रिकेट खेल रहा है। देखो रिप्लाई आ गया ना, रिप्लाई आया क्या? क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन यदि हम कहते हैं ही इज स्लीपिंग, अब आप क्वेश्चन पूछ के देखो तो ही इज स्लीपिंग, तो ही इज व्हाट, वह क्या सो रहा है? अगर व्हाट से क्वेश्चन करो ना, कोई रिप्लाई ही नहीं है यहाँ पे। जब कोई रिप्लाई ही नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे जो स्लीपिंग है, स्लिप क्या हो, मतलब मेन तो स्लिप है ना हमारा वर्ब, उसमें हमने आईएनजी लगाया है ना। इसका मतलब ये हुआ स्लिप क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। समझ में आ गई? मेन वर्ब में समझ में आ गई, इंट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में वर्ब का थोड़ा सा और एडवांस वर्ब की तरफ हम लोग चलेंगे। ठीक है, अभी बहुत सारा चीज़ पढ़ रहे हैं, इन्फिनेटिव पढ़ना है, एडवांस वर्ब की तरफ चलेंगे, जो जिरंड इन्फिनेटिव ये सारे हैं उसकी तरफ चलेंगे। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसको मोनो ट्रांजिटिव क्या होता है, डाई ट्रांजिटिव क्या होता है, वो देख लेंगे। मैंने पढ़ा रखा है वैसे, फिर दोबारा पढ़ा देंगे इसको। ठीक है, अब इसको नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट क्लास को बात करेंगे। ओके।